किरण क्लासेज में आप सभी स्टूडेंट का आज फिर से स्वागत है। मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आपके लिए मैं जल्द बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैंने बायोलॉजी की क्लास आपके लिए स्टार्ट करवा दी है। अब मैं आपके लिए जल्द बायोलॉजी एग्रीकल्चर की भी क्लास स्टार्ट करवाने जा रहा हूं और आपके लिए प्रॉपर एग्रीकल्चर की क्लासेस भी आपके लिए स्टार्ट करवा रहा हूं। साथ ही आपसे इतना ही निवेदन है कि आप हमारे चैनल को, किरण क्लासेज के जो चैनल है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर जरूर करें, ठीक है। और वीडियो देखें, आप जरूर वीडियो देखें। वीडियो देखने के बाद आपको कोई कमी महसूस हो कि आपको वीडियो में कुछ कमियां लगे तो उन कमियों के बारे में हमसे जरूर शेयर करें, जिससे उसमें अधिक से अधिक सुधार हो सके, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं हमारे फिजिक्स के टॉपिक की, कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि गाउस का नियम किसे कहते हैं। साथ में उसके एक अनुप्रयोग के बारे में बात किया था कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके नियम से, गाउस के नियम से किया था। आज हम बात करेंगे उसी का अगला अनुप्रयोग। अनुप्रयोग होगा गोलीय कोष के लिए, या बोल सकता है चालक के लिए। गोलीय कोष भी बोल सकता है या आपको चालक के लिए भी बोल सकता है। दोनों के लिए क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब वो तीव्रता भी आपको कौन से नियम से ज्ञात करनी है, गाउस के नियम से ज्ञात करनी है। तो दोनों का मतलब टॉपिक, दोनों के नाम अलग अलग है, परंतु उनकी जो कार्य प्रणाली है, क्रिया है, वो दोनों की क्या होगी, सेम ही होगी। तो दोनों टॉपिकों का नाम याद रखो। या तो आपका टॉपिक होगा गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, या आपका टॉपिक होगा चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। गोलीय चालक दिया गया होगा या आपको गोलीय कोष दिया गया होगा। अब गोलीय कोष क्या होता है, गोलीय कोष होता है, एक तरीके से ये बोल सकते हो वॉलीबॉल होगी, अंदर से खोखली होगी, अंदर से जो खोखली होगी उसी को बोलते हैं गोलीय कोष या गोलीय चालक, ठीक है। मतलब अंदर जो आवेश रहेगा वो कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। मतलब खोखली वस्तु है, खोखली वस्तु के ऊपर अपन कोई आवेश विद्यमान करेंगे तो ओनली वो ऊपर सतह के ऊपर ही रहेगी, अंदर तो आवेश जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो वस्तु क्या है, खोखली वस्तु है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वह टॉपिक होगा गोलीय कोष के लिए, गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। आज की हमारी क्लास है गोलीय कोष के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। अगर आपको गोलीय कोष नहीं देता है, डायरेक्ट दे दे कि चालक के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, और कौन से नियम से, गाउस के नियम से, तो याद रखो चालक दे दे या गोलीय कोष दे दे, इन दोनों के टॉपिक अलग अलग हो सकते हैं, पर इनकी जो क्रिया होगी वो दोनों के लिए क्या होगी, सेम ही होगी। अब देखिए गोलीय कोष क्या होता है कि माना आपके पास ये कोई गोलीय कोष दिया गया है, माना या आपके पास गोलीय कोष दिया, इसने गोलीय कोष मतलब एक वॉलीबॉल जितनी बड़ी वस्तु दे दी है कि गोलाकार वस्तु है, वो आपको दे दिया। इस पे अपने आवेश कोई आवेश विद्यमान करवा दिया। वो मान लो आपके पास आवेश कौन सा है, प्लस क्यू आवेश। इसकी सतह पर कौन सा आवेश विद्यमान करवा दिया, प्लस क्यू आवेश। ये लो, ये प्लस क्यू आवेश हो गया। इसके बाद में इसने क्या बोला कि पता गोलीय कोष है तो इसकी त्रिज्या भी होगी, तो हम मान लेते हैं कि इसकी जो त्रिज्या है ये कैपिटल आर है, और इसने बोल दिया क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब इसमें गोलीय कोष के कारण आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितने प्रकार, मतलब कहां ज्ञात कर सकते हो, इस बात का इंपोर्टेंट बात होगी। तो ये देखिए, या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आपको ये गोलीय कोष दिया गया है, इसके अंदर कोई बिंदु होगी, मान लेते हैं P1, उस P1 पे आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरी, ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करेगा, इसकी सतह के ऊपर विद्यमान कर देगा, तो इसकी सतह के ऊपर आप ज्ञात करोगे। तो दूसरा मान लेते हैं P2 जो कहां पर है, सतह पर, तो उस सतह पर क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरी बात होगी भाई, अंदर की बात होगी, सतह की बात होगी, एक बच गया कौन सा, बाहर। तो मान लो बाहर कोई स्थित बिंदु है P3, उस पर भी आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके अलावा तो यहाँ पे कोई पॉइंट बंदा अंदर हो गया, सतह के ऊपर हो गया, बाहर हो गया, इसके अलावा कोई टॉपिक बचा नहीं, मतलब इसके अलावा कोई पॉइंट बचा ही नहीं। तो मान लेता हूँ अंदर कोई बिंदु होगा, ये मान लेता हूँ यहाँ पे P1 हो गया, यहाँ पे P2 हो गया, और इसके बाहर कोई एक और बिंदु मान लेता हूँ P3। आपको ओनली क्या करना है,
कि गोलीय कोष का टॉपिक दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, 3 बिंदुओं पे आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। वो होगी या तो P1 पे ज्ञात करूं, या P2 पे ज्ञात करूं, या P3 पे ज्ञात करूं। ठीक है, इन तीनों पे आप क्या ज्ञात कर सकते हो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमारा जो इसमें पहला केस होगा वो P3 के लिए होगा, अर्थात P3 कहां है, गोले के बाहर है। दूसरा होगा P2 के लिए, P2 कहां पर है, सतह पर है, और ओनली P1 कहां पर है, अंदर है। तो 3 पॉइंटों के बाहर स्थित बिंदु पर, सतह पर और अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें फर्स्ट होगा बाहर स्थित बिंदु पर। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए बना रहा हूं, ये लो, ये अपना गोलीय कोष है जिसमें आवेश कौन सा था, प्लस क्यू। चलो मैंने इसमें प्लस क्यू आवेश कर दिया। इस अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी थी, कैपिटल आर, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर। अब बात कहां पे कर रहे हैं अपन, केस फर्स्ट, बाहर स्थित है, बाहर स्थित है बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर स्थित बिंदु पर, अर्थात बाहर स्थित बिंदु यहां पे हो गया, मान लो ये P3 था। तो बाहर स्थित बिंदु के लिए ये हो गया, मैं मान लेता हूँ इसकी दूरी कितनी होगी, स्मॉल r, और से P3 के बीच की दूरी कितनी होगी, स्मॉल r। और मैंने पहले भी बताया था कि जब भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे, गाउस के नियम से पूछे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक गोलाकार पृष्ठ की रचना करनी ही पड़ेगी। तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे गोलाकार पृष्ठ की रचना कर देता हूँ। ये मैंने क्या कर दिया, एक गाउसियन पृष्ठ की रचना कर दी। और अब क्या ज्ञात करूंगा, बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु P3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करूंगा। तो इसकी जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई, स्मॉल r, अर्थात केस में क्या बन गया, स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से, स्मॉल r बड़ा होगा कैपिटल R से। तो देखिए इसमें मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर जो आवेश होगा समेशन क्यू, वो कितना होगा, ओनली क्यू होगा। अब मैं बोलूं गाउस नियम से, गाउस के नियम से, और गाउस का नियम से मैंने क्या बोला था, फाई ई बराबर क्या होगा, समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और समेशन क्यू का मान कितना है, क्यू, तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसके बाद मैं बोलता हूं विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, कि विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, फाई बराबर समाकलन ई डॉट ds। अब मैंने बताया था कि जो ई होगा वो हमेशा पृष्ठ के क्या होगा, अभिलंबित होगा। तो ये अगर आपका ई है तो इधर ही क्या रहेगा, ds, दोनों एक ही दिशा में होंगे, अर्थात थीटा का एंगल यहाँ पे हमेशा कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपकी कितना, थीटा बराबर कितना है, 0 डिग्री। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ई और ds दोनों समांतर है। और समांतर पहले पिछले क्लास में भी बात की थी कि जब दो रेखाएं एक ही दिशा में और समांतर हो तो उन दोनों के मध्य जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, फाई ई बराबर समाकलन ई ds cos 0, और cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये लो cos 0 बराबर कितना कर देता हूँ, 1। तो फाई ई बराबर कितना हो जाएगा, ई बाहर ले लेता हूँ, अंदर क्या बचेगा, ds। और मैंने बताया था समाकलन ds का मान कितना होगा, गोली गोलाकारी वस्तु है, गोली है, कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। r स्मॉल r क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्मॉल r। तो कितना हो जाएगा, फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2 दे देता हूं। समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पर, समीकरण 1 व 2 की तुलना कराने पर, अब इन दोनों की आपको तुलना करानी है, फाई से फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, e इंटू 4 पाई r स्क्वायर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पूछ क्या रहा था, बाहर स्थित बिंदु
पर बाहर के लिए आउट की बात कर रहे हैं तो ये ई हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे डिनोट करते हो? ई से। तो ये क्या हो गया? ई आउट। आउट का मतलब हो गया बाहर, क्यों अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। हो गया। पूछ में क्या आ रहा था? बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आया भी किसके लिए है? बाहर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरे पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट कहां पर था? सतह के ऊपर था, अर्थात P2 की बात कर रहे हैं। तो सतह के लिए दूसरा केस क्या होगा? केस सेकंड हो जाएगा। सतह पर स्थित है बिंदु के लिए सतह पर स्थित बिंदु पर डायरेक्टली लिख देता हूं, बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब किसकी बात कर रहा है? सतह की। और सतह में मैंने बताया था कि आपके पास ऐसा ही कोई गोलाकार वस्तु होगी। ये आपकी सतह थी, यहाँ पे P2, बाहर कोई भी थी P3, अंदर क्या थी? यहाँ पे P1, और ये था, इसकी कैपिटल R थी, इसकी हमने स्मॉल r मानी, तो ये कैपिटल R होगी, ये स्मॉल r होगी। दोनों के लिए आवेश तो सेम ही रहेगा, क्यों? ये सतह पे ही था, और सतह पे जब बाहर गया तो ये सतह से फैल गया। तो दोनों के लिए ओनली चेंज क्या हो रहा है? R चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे सतह की बात करूंगा तो सतह के लिए R कितना माना था? कैपिटल R। तो ओनली फर्क क्या आएगा इसमें? R के फर्क में आएगा तो E। S कर देता हूं, S का मतलब हो गया सरफेस, तो E सरफेस बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ R स्मॉल r तो बड़ा वाला था, P3 के लिए था, और P2 के लिए R कौन सा था? कैपिटल R। तो ओनली क्या आएगा? कैपिटल R स्क्वायर। और बाकी की सेम ही रहेगी राम कहानी, आपकी जो भी कहानी है सेम ही चलती रहेगी, परंतु फर्क क्या आएगा? ओनली कैपिटल R और स्मॉल r का। स्मॉल r बाहर स्थित बिंदु के लिए था, और कैपिटल R कहां पर है? सतह पर, P2 बिंदु के लिए। तो ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में हम तीसरे बिंदु पे बात करेंगे कि अंदर स्थित बिंदु पर क्या ज्ञात करना है आपको? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो नोट कर लीजिए, उसके बाद में चलते हैं। ठीक है, देखिए अब देखिए अंदर स्थित बिंदु की बात करें तो मैंने पहले जब टॉपिक स्टार्ट नहीं किया था उससे पहले बता दें कि अंदर स्थित बिंदु पे आवेश 0 होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? 0 ही होगी। परंतु जो अंदर, जो इसके ऊपर जो अंदर स्थित बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सरफेस वाली मानी जाती है। तो कैसे? देखिए इसके बारे में बात करते हैं। तो केस तीसरा होगा अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अंदर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही आप बात कर लीजिए। यह आपको वस्तु दी गई थी, कैपिटल R थी। अब अंदर स्थित बिंदु की बात कर रहे हैं तो अंदर यहाँ पे मैं मान लेता हूँ P1। ये आप एक गोलाकार गॉसियन पृष्ठ की रचना कीजिए। अब टोटल पड़े कैपिटल R वाले पे आवेश कितना था? प्लस Q। तो पूछ कहाँ रहा है? P1 पर, मतलब अंदर है, और अंदर जो आवेश होता है वो कितना होता है? 0 होता है। अब अंदर का मतलब भी कहाँ पर? बिंदु O पर जो आवेश होगा वो कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि ये वस्तु क्या है? खोखली, और खोखली वस्तु के अंदर जो आवेश होता है वो हमेशा कितना रहेगा? 0। परंतु हमने यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ की रचना की है। अब जैसे गॉसियन पृष्ठ की रचना कर ली तो इसका जो आवेश होगा वो इस पर भी आएगा। ठीक है, मतलब दोनों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहेगी? सेम रहेगी। परंतु आपको प्रॉपर्ली पूछ ले कि अंदर स्थित और बिंदु पे बताओ तो वहां पे क्या होगी? 0 ही होगी। तो देखिए अंदर स्थित बिंदु O के लिए बात कर रहा हूं तो O के लिए मैं बात करता हूं, यहाँ पे समेशन Q बराबर 0 हो गया। ठीक है, तो वही गॉस के नियम से, गॉस के
नियम से। तो गाउस का नियम क्या था, फाई बराबर समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। समेशन क्यू का मान तो कितना है 0, वो बिंदु की बात कर रहा हूं, तो 0, तो फाई ई बराबर कितना हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो फाई बराबर भी कितना हो गया 0। ठीक है। दूसरी बात आगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या थी, फाई बराबर समाकलन ई डॉट ds। अब इसमें आपको इतनी क्रिएटिविटी करने की जरूरत नहीं है कि डॉट के साथ क्या आएगा, लंबवत होगा, इसमें छोड़ो, डायरेक्ट तुलना करो। फाई का मान कितना है 0, तो 0 समीकरण ई डॉट ds ई को रख लो, बाकी को भेज दो। ई बराबर 0, अंदर की बात है तो ई इन कर देना, अर्थात अंदर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आएगी 0 आएगी। मैंने सिंपल तरीके से कर दिया है, आप चाहो तो ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंत में भी आपको फाई की जब तुलना कराओगे, तुलना कराने पे इन दोनों का मान कितना होगा 0 होगा, या आप डायरेक्ट बोल देना फाई बराबर ये हो गया, फाई से फाई कैंसिल आउट हो गया, तुलना कराओगे 0 के बराबर आएगा, सारे पार्ट इधर भेज देना, इन बराबर कितना आएगा 0 आएगा। अर्थात बिंदु O पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी 0 ही होगी। दूसरी बात, इस सरफेस की बात करें तो इस सरफेस पे जो P1 दिया गया है, इस पे बात करें तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो इन दोनों के लिए आप बोल सकते हो पिछले वाला KQ अपॉन ये वाला KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ग्राफ की, कि ग्राफ क्या होगी, इसका जो ग्राफी निरूपण होगा वो क्या होगा। ग्राफीय निरूपण एक तो होगा विद्युत क्षेत्र E के मध्य, सभी के लिए E इन, E सरफेस, और एक E आउट की बात थी, तो ये तीनों के लिए E हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखिए E इन, तो ये अंदर का पार्ट हो गया E इन को मैं डिनोट कर देता हूँ। तीसरा केस था यहाँ पे E इन को भी कुछ मान लेते हैं, ये अंदर वाला E इन हो गया, दूसरा हो गया E मैक्सिमम E सरफेस, और ये हो गया ई आउट। और आउट में देखिए आप ई आउट बराबर आपके पास आ रहा था Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर, अर्थात जो ई आउट था वो व्यतक्रमानुपाती था किसके r स्क्वायर के। तो व्यतक्रमानुपाती के लिए एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा, अर्थात ई आउट 1 अपॉन r स्क्वायर, ये इसकी क्या होगी ग्राफ होगी। ठीक है। तो आज की क्लास हो गई, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।